बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाज़िया नैयर। आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर और मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मेहमान मौजूद हैं साजिद तारर साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं और क्या हो रहा है? वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया, एवरीथिंग इज फाइन। मौसम खुल रहा है। अब देखें, आपका भी मौसम कुछ खुल रहा है, हालात आपके भी कुछ ठीक होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। अभी बात करते हैं इस पे इंशाल्लाह। साजिद साहब, पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करूंगी मैं और प्रोग्राम की शुरुआत भी हमारी इसी से होगी कि पीका ऑर्डिनेंस पास किया गया है। उसका बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास कर लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप किसी इदारे पर, शख्सियत पर तनकीद नहीं कर सकेंगे। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये जाली खबरों को रोकने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया है। आप क्या समझते हैं कि इस कानून की आड़ में आजादी इजहार राय पे कदगन लगाई जा रही है या सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है? इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि जो सीनियर सहाफी है मोहसिन बेग साहब, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई अमल में लाई गई है, उसके ऊपर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। और एक और ऑर्डिनेंस जो कानून लाया गया इलेक्शन के हवाले से, उसके ऊपर भी मैं चाहूंगी आप अपनी राय दीजिएगा। शाजिया, 21st सेंचुरी में ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आज वो कहते तेरी बहुत याद आई तेरे जाने के बाद। आज परवेज मुशर्रफ साहब बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि आज जो पाकिस्तान के अंदर जितना प्राइवेट मीडिया है या जो कुछ भी था, ये उन्होंने इसको सबको जारी किया, खोला था। और आजादी सहाफत और आजादी राय दही जो है, ये सारी चीजों के फाउंडर वो थे। लेकिन अब जी। देखें कि हमारी एक जमहूरी हुकूमत, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बिल को, इस कानून को बनाने वाले नून लीग वाले थे। 3 साल की सजा उनके दौर में हुई है। और आज एक और जमहूरी हुकूमत है जिसने एक मिनी मार्शल लॉ लगा दिया है सहाफत के ऊपर। इसका मुझे ज्यादा इस पे एतराज नहीं है, क्योंकि ये पहले ही कानून मौजूद था। लेकिन इसका जब मैंने सब सेक्शन 20 आज पढ़ा, जिसमें दो चीजें ऐड की गई हैं कि ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, जी बिल्कुल। और उसके बाद ये है कि वारंट के बगैर जो है वो FIA, पुलिस, ये जो भी एजेंसी है, बगैर किसी वारंट के वो किसी भी शरीफ आदमी के घर में घुस के उसकी उसकी खवातीन की, उसकी चादर चार दीवारी की बेहुरमती कर सकती है। और उसके बाद फिर उसको एक लंबे पीरियड के लिए आप हिरासत में रख सकते हैं, कोर्ट में ले जाने के बगैर। इसमें मुझे जो नजर आया है चीज, वो मैं समझता हूं कि मोहसिन बेग साहब के केस में जो कानूनी कमजोरियां मौजूद थी, इन्होंने उसको एयर टाइट किया है, क्योंकि उनके घर में ये घुसे बगैर वारंट के। जी बिल्कुल। इन्होंने अब वो वारंट का ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन इस पे जितना भी इस पे आप इस पे अफसोस करें वो कम है कि 21st सेंचुरी में एक जमहूरी हुकूमत जो खुद मीडिया और सोशल मीडिया के कांधों पर बैठ कर आई थी, दर हकीकत, बल्कि जब मैं इसके बारे में डिटेल में सोच रहा था, मैं तो उस दिन से इतना अपसेट हूं जब से ये मैंने सारी चीजें पढ़ी हैं पाकिस्तान में हो रहा है। दर हकीकत इस गवर्नमेंट, आज की जो गवर्नमेंट है, इनको पता है कि ये सोशल मीडिया और मीडिया के कंधों पर बैठ कर आए थे, और इन्हें पता है कि आज वही इनके खिलाफ क्या वो इनके खिलाफ तनकीद कर रहे हैं। इन्हें पता है कि ये उन्हीं की तनकीद के जरिए फारग हो जाएंगे, तो उनके रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही है। आज आप देखें, इनके सबसे बड़े जो सपोर्टर थे कामरान खान, इसमें कामरान शाहिद आप देख लें, आप देख लें जितने बड़े बड़े आवाजें हैं, जितने मुबशर लुकमान देख लें, हसन निसार साहब को देख लें, जो सारे इनके स्टेज पे, मुबशर लुकमान तो स्टेज पे कंटेनर पे होते थे, आज सबसे बड़े नाकिद इनके वो है। तो इन्हें खतरा है कि ये जिन लोगों के कंधों पर बैठ कर आए थे, ये उन्हीं के कंधों पे बैठ के जाए ना, तो उसी के बारे में ये सद्देबाब किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, ये पॉसिबल नहीं। और मैं आखिरी पॉइंट इस पे ये कहना चाहूंगा शाजिया, खान साहब बार बार ये कहते रहे मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूं, मैं वेस्ट को समझता हूं। वेस्ट में इस तरह हो रहा है। आपने जो ये टर्म यूज कर रहे हैं फेक न्यूज की, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इजाद करने वाले तो वो थे। उन्होंने भी इस तरह का कानून नहीं बना सके जो आपने बना दिया। और कानून तो खैर बना नहीं है, ऑर्डिनेंस है, एक जारी हुआ है, जो कि फैक्ट्री ऑर्डिनेंस की लगी हुई है। गैर जमहूरी तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, अवाम के साथ। कभी कहा जाता है कि हमें सर पे हाथ रख के लाया गया है, कभी कहते हैं कुछ है, कभी कुछ है। लोगों ने, और देखे फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि जरा लोग न्यूट्रल हुए हैं, कुछ लोग न्यूट्रल हुए हैं, तो लोगों ने रिजल्ट निकाल के सामने रख दिया है
केपीके के इलेक्शंस में, जिमनी इलेक्शनों में। लेकिन ये इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि इनके नुकसानात इनको होंगे फ्यूचर में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तर हकीकत अगर इसको मैं सम अप करूं शाजिया, तो जमहूरियत की फ्लेवर है, ये डेमोक्रेसी फेल हो रही है। जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के वोटों, असेंबली के वोटों की बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाई जा रही हो, ये जमहूरियत की सबसे बड़ी फ्लेवर है। और उसकी मिसाल आज नजर आ रही है आपको कि एक जमहूरी एक दौर में इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, आवाजें बंद करने की कोशिश की जा रही है, कैंसल कल्चर। अब मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं आपके देखने वालों को अगर बताऊं उस लिस्ट में कि नॉन बेलेबल या विदाउट वारंट जो है उसमें दहशतगर्दी आती है। दहशतगर्दी के जरिए वो मेरा मकसद है वो जुमरात आते हैं जो इतने बड़े बड़े क्राइम हो, तो आपने उसको इसके साथ कंपेयर कर दिया। मैं इसके बारे में और कुछ पढ़ रहा था कि आपने लोगों की आवाजें बंद कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि नेशनल असेंबली के अंदर किस तरह के ये माओ बहनों की गालियां निकालते हैं? मैं समझता हूं कि टीवी चैनलों के ऊपर तो लोगों को सेंसर कर लिया जाता है, माओ बहनों की गालियां तो नहीं निकाली जाती। आप कभी अपने नेशनल असेंबली का इजलास देखें तो अपने नुमाइंदों के बारे उसके बारे में क्यों नहीं ऑर्डिनेंस जारी करते कि मैं वहां पे माओ बहनों के खिलाफ गाली। और तीसरा मैं ये सबसे बड़ी बात कहूंगा कि इतना बड़ा ये ड्रामा शुरू हुआ है इस पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने बिलावल भुट्टो के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की, इन्होंने बेनजीर के बारे में क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। तो वो जब मेरा मकसद है कि जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर आप अगर आपको कोई कहे तो आप बर्दाश्त नहीं करते। मोहसिन बेग साहब के केस की आप बात कर रहे थे, तो मैंने प्रोसीडिंग देखी जो इस वक्त हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के जो वो पेशी हुई, और उसमें हमारे सरदार अब्दुल लतीफ खोसा साहब पेश हुए। देखें, पहले ही उस मुल्क के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। FIA के पास 14,000 कंप्लेंट्स मौजूद हैं, लेकिन एक वजीर कंप्लेन करे तो 30 मिनट के अंदर वजीर, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क ये है कि वजीर बैठा इस्लामाबाद में है, कंप्लेन लाहौर में होती है, और 30 मिनट के अंदर मशीनरी एक्टिव हो जाती है और पिस्तौल और गने लेके उसके घर पे चढ़ जाती है। 14,000 एप्लीकेशन इस वक्त FIA के पास मौजूद है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किसी की। सबसे बड़ी वायलेशन तो पाकिस्तान के कवानीन का मजाक तो सबसे बड़ा ये है। और मैं ये इस पे सफाई नहीं पेश करूंगा कि मोहसिन बेग साहब ने ठीक किया या गलत किया है। मेरे जो फीलिंग्स हैं वो एक आम शहरी के लिए है। आप आम आदमी जिसके घरों में आप पुलिस घुसेगी, बदले लेगी उनसे, इनको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे देहातों में इसमें पुलिस पैसे बनाएगी। मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर ये आर्टिकल लगेंगे। आप पहले ये मैं बताया आपने जब बनाई थी, नवाज शरीफ साहब ने दहशतगर्दी की कोर्ट्स बनाई थी, उनके ऊपर भी केस दहशतगर्दी का भी कोर्ट में चला था। आपकी दहशतगर्दी की कोर्ट्स जो है आपके सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यही ऑर्डिनेंस जो है वो पुलिस और FIA और दूसरी एजेंसियां आम शहरियों से पैसे बनाने के चक्कर में इस्तेमाल करेंगी। सियासी इंतकाम होगा, खानदानी दुश्मनियां इसमें डाली जाएंगी। लेकिन ये कि कोई देखे ना, आप और मेरे लिए रियासत मदीना है, हजरत उमर की मिसालें हैं, लेकिन अपने टेबल के ऊपर अपने आसपास जो घेरा है उनके लिए आप, मेरा मकसद है। अब मेरी जो एक यहाँ पे पता नहीं अब ये खबर ठीक है या किसी ने ये भी खबर लगाई है कि मोहसिन बेग साहब बस कुछ रिवील करना चाहते थे, शायद वो उनसे वो रिवील इस सिलसिले में उनको इंतकाम का निशाना बना। लेकिन जिस तरह वो ये तो फिर खबरें ही होती हैं। लेकिन ये कि मैं जो आगे चल के इसी प्रोग्राम में बात करना चाहूंगा, खासकर जो आपकी नए स्विस लिस्ट आई है उसके बारे में मैं बल्कि बोलना चाहूंगा कि खान साहब जब वादा खिलाफी की जाए, खान साहब ने पंडोरा लीक्स के बारे में वादा किया था कौम से कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तो वो वादा वफा नहीं कर सके। तो ये इसके बारे में कोई कानून मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। साजिद साहब, मैं चाहूंगी कि 23 से 24 फरवरी को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का रूस का दौरा भी मतवक्के है, और ये दौरा कितना कामयाब होगा, इसकी क्या अहमियत होगी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की रूस और चाइना के साथ जो कुर्बतें बढ़ रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और दूसरी जानिब अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। देखिए, आज रशिया के हवाले से जब आज हम रशिया की बात करते हैं तो हम यूक्रेन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आज अमेरिका के अंदर इंफॉर्मेशन, यहाँ की खबरें चल रही हैं कि वहां पे बम्बारमेंट शुरू हो चुकी है, और रशिया जो है वो कुछ यूक्रेन के एरियाज को क्लेम भी कर रहा है। वो और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि वहां पे एक वास्ट मेजॉरिटी यूक्रेन के अंदर ऐसे लोग हैं जो रशिया के साथ जाना
वो समझते हैं कि वी आर रशियन, और रशियन स्पीक, जुबान भी रशियन बोलते हैं, और उनकी हमदर्दियां रशिया के साथ है। तो वो वहां पे अगर आज रेफरेंडम इलेक्शन भी कराया जाए तो वो रशिया के हक में वोट देंगे, तो उसको क्लेम करेंगे। मेरे ख्याल में वो आगे जा रहे हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त जो बाइडन साहब हैं कमजोर हैं, ये बराक ओबामा की एक एक्सटेंशन है, थर्ड टर्म है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आज बल्कि टोनी बिल्कन जो अमेरिका के वजीर खारजा है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। यूक्रेन के सदर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सैंक्शंस जब वो टेक ओवर कर लेगा फिर सैंक्शंस लगाने का क्या फायदा। तो टोनी बिल्कन साहब ने फिर भी आगे से एक कमजोर बयान दिया है कि हम सैंक्शंस उसी वक्त लगाएंगे जब रशिया हमला करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो बात चल रही है कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा रशिया परमानेंट रख लेगा, और वो रखेगा इस तरीके से कि वहां पे उसको एक्सेस चाहिए वाटर में, समुद्र जो समुद्री एरिया है वहां से नेटो को उसको खतरात थे मौजूद नेटो की तरफ से भी, तो वो एरिया वो बंद कर देगा, वो टेक ओवर कर लेगा जो समुद्र की एक्सेस है। इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस खान साहब का रशिया में दौरा, इसको जो इसके बारे में दो खबरें कि इनका मोटिव बताया जा रहा है कि खान साहब वहां जाके गैस पाइपलाइन की बात करेंगे जो कराची से कसूर तक आएगी, 1100 किलोमीटर की लाइन, और दूसरा अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसके बारे में टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। टाइमिंग एक तो ऐसी है कि खान साहब जो है वो चाइना के दौरे के बाद रशिया जा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में यह ख्याल किया जा रहा है कि वहां पे चाइनीज ने पुतिन को कहा है कि खान साहब को बुलाया जाए। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इस वक्त कोल्ड वॉर्स की एक सर्द जंग की एक हालत मौजूद है। चाइना और रशिया दोनों मिलकर अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम करना चाहते हैं, और इसी तनाजर के साथ खान साहब का दौरा भी जो है वहां पे हो रहा है। साजिद साहब, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक और क्वेश्चन भी आपको करना चाहूंगी कि आप उसके ऊपर भी कमेंट करें। चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि वजीर आजम पाकिस्तान का ये दौरा बहुत कामयाब रहेगा, जबकि रूसी जो तर्जुमान है गवर्नमेंट के, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है कि इमरान खान साहब का ये दौरा बहुत अहम होगा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को देखते हुए भी जो है वो ये काफी फ्रूटफुल साबित होगा। देखिए, दौरे का होने से पहले अगर फ्रूटफुल या कामयाब उन्होंने कह दिया तो इसके पीछे भी अवामिल नजर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि दौरा कामयाब हो क्योंकि अमेरिका को कार्नर किया जाए। लेकिन इनके दौरे से इम्पैक्ट क्या होगा? इसके दौरे का इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे वो ये होगा कि पाकिस्तान अब वेस्ट को और अमेरिका को बिल्कुल क्लियर सिग्नल दे रहा है कि वी आर नॉट विद यू एनीमोर, हम कंप्लीटली इन चाइना के कैंप में मौजूद हैं। ये सिग्नल जा रहे हैं। यहां पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि बिलखसूस कि अगर कल को एक सिनेरियो पेश करना चाहूंगा कि इस वक्त चाइना और इंडिया बड़े सख्त स्टैंड आउट, जब लद्दाख में जंग हो रही थी तो 2021 के अगले दिन नंबर आए हैं कि उनकी ट्रेड एक दूसरे से बढ़ के 140 बिलियन हो चुकी है डॉलर साल की। कल को अगर चाइना अपनी मुआशी अगर उनको एज ए कस्टमर देख के आपसे सारी कह लेता, फिर आप क्या करेंगे? चाइना इस वक्त ना अमेरिका को और ना इंडिया को एज ए क्लाइंट लूज नहीं कर सकता, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और चाइना की नंबर वन जो सुपीरियर उनकी अथॉरिटी है या उनका एक सबसे बड़ा निच है सारा, वो सारा इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि जंगी तौर पे तो ना वो कोई चीज बना सके हैं आज तक, ना चला सके हैं, ना उन्होंने जंग ली है। बल्कि यहां तक मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया जो है एक चाइना की पूरी स्टेट के ऊपर कब्जा करके बैठा और वापस लेने की चाइना सलाहियत नहीं रखता। अगर चाइना के अपने ये हालात हैं और अगर कल को इंडिया और अमेरिका मिलकर दोनों उसको थ्रेट करते हैं मुआशी सैंक्शंस या उनकी इंपोर्ट पे, तो उन्होंने तो फौरन लेट जाना, आगे से आप कहां जाएंगे? और उसमें मेरे ख्याल में जो मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, और इसी तरह इस्लामाबाद में भी इस वक्त कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने आखिरी ब्रिज खत्म ना करे, आखिरी विंडो बंद ना करे। लेकिन ये जो रशिया का दौरा इस क्रिटिकल टाइम पर है, जबकि पहले ही वॉशिंगटन डीसी में ये एक सोच मौजूद है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की कामयाबी के पीछे पाकिस्तान था। आपके जब से उसामा बिन लादेन आपके अहमदाबाद से मिले थे, आपके रिलेशनशिप दोबारा उस पीक पर पहुंच ही नहीं सके जहां पे पहले मौजूद थे। और उसके बाद जिस तरह तालिबान के आने के बाद आपने पाकिस्तान में जश्न मनाए, आपने तकारीर की कि शैकल तोड़ दिए गए, जंजीरें तोड़ दी गई, एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगा दिए आपने। आपके हाई ऑफिशियल्स ने काबुल के दौरे किए, फिर उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि पंजशेर वैली में भी आप तालिबान के साथ थे, आपने एयर सपोर्ट उनको दी है।
इन सारे सर्कमस्टांसिस के गिले शिकवे मौजूद हैं। आप उनकी जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में नहीं आए और फिर उसके बाद आप चाइना भी गए और उसके बाद रशिया जा रहे हैं, जबकि इस वक्त अमेरिका हालते जंग में है रशिया के साथ। तो ये क्लियर सिग्नल जा रहे हैं। कल को अगर आप दोबारा वॉशिंगटन डीसी, IMF या किन्हीं और चीजों में आएंगे तो ये सारी चीजें आपको हांट करेंगी। बल्कि मैं ये यहां पे ये कहूंगा कि आप अगर इस वक्त खुदा ना करे पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल के ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो फिर क्या होगा, या और सैंक्शंस बंद लगाई जाती हैं आप पे, आपके F-16 के पार्ट्स नहीं जाते तो F-16 ग्राउंड हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा। और इस तरह के कई अवामिल मौजूद हैं, जबकि आपका हलीफ जो है वो मुसलसल अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है, चाहे वो S-400 ले, चाहे वो टर्की से उन्होंने अपने ड्रोन भी लिए, TB2 लिए उन्होंने, और उसके बाद राइफल तैयारे भी उन्होंने खरीदे हैं। बल्कि मैं इस प्रोग्राम के आगे चल के मेरी ख्वाहिश होगी इस वक्त बताऊं कि वो अपनी दुनिया के अंदर असर रसूख किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, या आज जयशंकर कहाँ है और आप कहाँ हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि मैं लाजमी ये भी इस चीज को मेंशन करूं, क्योंकि मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान स्टेप अप करे, पाकिस्तान करप्शन से निकले, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नजर आए, पाकिस्तान माशी तौर पे स्ट्रांग हो, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट हो। लेकिन मुझे उनमें कई मायूसियां होती हैं हमेशा वॉशिंगटन डीसी में बैठ के कि मैं जहां चाहता हूं पाकिस्तान, वहां पाकिस्तान मौजूद नहीं होता। अच्छा साजिद साहब, भारतीय वजीर खारजा की जानिब से भी दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे जारी है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कहाँ पर खड़ी हुई है और हमारे जो तरजीहात हैं खारजा पॉलिसी को लेकर, अभी आपने कहा कि मैं बात करना चाहूंगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप जरा इसके ऊपर जरा खुलकर बताइए कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कहाँ पर है, और जो हमारे हमसाया ममालिक की खारजा पॉलिसी है वो तो हमें हर जगह पे नजर आ ही रही है कि किस तरह से कहीं पर भी जब पाकिस्तान की बात आती है तो वहां पे भारत जरूर वहां पर मौजूद होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और भारत की बात सुनी भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान हक पे होने के बावजूद हमारी बात सुनी नहीं जा रही होती। आप क्या कहना चाहेंगे? शाज़िया, मैं इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि जयशंकर साहब आजकल क्या कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैं उससे पहले ये बात करना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया के हाई कमांड मिलिट्री जो जनरल है उनका दौरा सऊदी अरेबिया का, उन्होंने बल्कि अपने ट्रेड से बढ़कर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की साइन किए उन्होंने भारत के साथ। और उसके बाद आप UAE का देखें, कश्मीर के अंदर बिलियंस डॉलर्स के पैकेजेस का वहां तरक्याती मंसूबे अब वो जो है UAE करेगा वहां पे उनका असर रसूख। और उसके बाद मिडल ईस्ट की सारा लाइंड अप होना इजराइल के साथ, आपको तन तनहा कर देना पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल में हैरानगी वाली बात है। आपने OIC की है लेकिन वहां पे एक भी डॉलर नहीं दिया किसी ने आपको अफगानिस्तान के हवाले। और इन सारे हालात में अगर देखें, अगर जिस तरीके से UAE सारा जो आपके मिडल ईस्ट स्टेट्स सारी इंडिया के साथ अलाइंड हो रही है, सऊदी अरेबिया भी उनके साथ अलाइंड हो रहा है, और उसके बाद देखा जाए क्वाड और आकस, जो कि दो भारत ने बड़ी एक जाइंट जो उन्होंने वो डील्स की हैं यूरोप के साथ, और फिर मालाबार के अंदर उन्होंने अपनी नेवल एक्सरसाइज की है। और जिस तरीके से वो कंप्लीटली इस वक्त अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल है उनको, अमेरिका समझता है कि चाइना के खिलाफ भारत उनको बेहतर तरीके से सर्व कर सकता है। वर्सेस दूसरी साइड पे एक बहुत बड़ा टेस्ट था अफगानिस्तान से निकलना अमेरिका का, और आपने बहुत कोशिश उसके बाद की कि आपके वहां पे डॉलर आए, वहां पे लोग उनको रिकॉग्नाइज करें तालिबान को। लोगों ने नहीं किया, लोगों ने आपकी बात कोई नहीं सुनी। लोगों को तालिबान पे एतमाद नहीं है, वो समझते हैं जिस तरीके से करप्शन वहां भी इन्वॉल्व है, जिस तरीके से कारजाई दौर में और दूसरे जो उसके बाद रजीम आई, जिस तरीके से उन्होंने फॉरेन एड को खाया, जिस तरीके से उन्होंने लूटा उस पैसे को, वो समझते हैं कि हम डायरेक्ट लोगों की मदद करेंगे। बल्कि अगले दिन मैं अमेरिका में इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के उस फैसले से भी एग्री नहीं करूंगा जो उन्होंने $7 बिलियन के हवाले से किया है। मैं समझता हूं ये अफगानिस्तान के गरीब लोगों के साथ जुल्म किया गया है। तालिबान तो अपनी जगह पे है लेकिन गरीब वहां पे बहुत मर रहा है। इस वक्त माएं अपने गुर्दे बेचकर बच्चों को खाना खिला रही है। और इन हालात में गंदम कहां से जा रही है? भारत से जा रही है। आप क्या दे रहे हैं? आप देने की शक्कत ही नहीं रखते उनको कुछ भी। आपके अपने हालात बहुत ज्यादा खराब है। खराबी की क्या है कि आज आपकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि लोग बैंकों में अपना सोना रखें गिरवी और आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व या दूसरी चीजें बेहतर हो सके।
आपके हालात इन सर्कमस्टांसेस में। बल्कि आपका फॉरेन पॉलिसी आपके रडार पर नहीं है, आप इस वक्त सहाफियों के खिलाफ इंतकाम लेने के चक्कर में है, बजाय कि ये देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर मुझसे जाती तौर पर पूछें, खान साहब को आजकल के टाइमिंग के लिहाज से रशिया का दौरा नहीं करना चाहिए था। रशिया का दौरा करना ठीक था, करना भी अगर करना चाहिए था तो यूक्रेन की जब चीजें सेटल हो जाती तो फिर करते, क्योंकि इस वक्त डायरेक्टली, और मैं यह सबसे बड़ी जो ऐड चीज करना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका जो है वो जख्मी है, डिमोरलाइज्ड है। जिस तरीके से अफगानिस्तान से वो निकला है, तो इस वक्त रशिया जाना, इस वक्त चाइना जाना, वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर। मैं समझता हूं कि ठीक है, अगर अमेरिका आपको सूट नहीं करता तो आप बिल्कुल किसी कैंप में जाएं, लेकिन ये जरूर रखें कि जिन ताकतों के साथ आप जाना चाहते हैं वो आदर ताकतें भी हैं या नहीं। मैं आपके देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मिनट के लिए बजाय मेरी इस बात को तनकीद का निशाना बनाने के, 1 सेकंड के लिए अपने आसपास जरा नजर दौड़ाएं, तो आप कितने ब्रांड चाइना के देख रहे हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेड इन चाइना होंगे, लेकिन नॉट इन्वेंटेड इन चाइना। जी आप जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, इट्स अमेरिकन ट्रेडमार्क, इट्स अमेरिकन ब्रांड है। आप मैकडॉनल्ड खा रहे हैं, अमेरिकन है। आप गाड़ियां चला रहे हैं, वो भी जापानीज है। ये चीजें बनी होती हैं चाइना में, इनकी कापियां चल रही होती हैं, लेकिन चाइना इन्वेंट नहीं कर सकता कोई चीज। और दूसरा, उनकी हिस्ट्री बड़ी लिमिटेड है, 50 साल की हिस्ट्री। उन्होंने सिर्फ जिस चीज से पैसा बनाया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ्ट करके, चोरी करके। 5G बनाया उन्होंने, तो उसकी सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका से चोरी की गई थी, क्योंकि बराक ओबामा जैसे कमजोर लोग यहां पे थे, वो कंट्रोल नहीं कर सके। तो आपको ये फैसला बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपकी हुकूमतें, खान साहब की हुकूमत वाहिद नहीं है। आपने, और जो आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा कि चाइना के साथ रिलेशनशिप, वो चाइना के साथ रिलेशनशिप भी आपके मुखलसाना दौर पे नहीं है, साफ शफाफ नहीं है। उन्होंने 60 बिलियन का प्रोजेक्ट था सी पैक का, 26 बिलियन डॉलर उन्होंने आपकी करप्शन में चला गया। और उस करप्शन में आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसमें खाती रही है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी खाती रही और आज भी खा रहे हैं। आज वो नाराज है आपसे, क्योंकि 26 बिलियन डॉलर आप खा चुके हैं, चाहे ओवर बिलिंग में, चाहे रिश्वतों, करप्शन में, या किसी और तरीके से। वो नाराज है, सीपैक बंद पड़ा है आपका। मैं कहता हूं, अगर चाइना के साथ रिलेशनशिप आपने रखने हैं तो फिर आप मुखलस तो उनसे। और दूसरा, मेरा सबसे बड़ी एडवाइस ये होगी कि खुदारा अगर आपने उनके साथ चलना है तो अपनी सड़कें खुद बनाएं, उनसे अच्छी चीजें कोई लें, टेक्नोलॉजी लें उनसे। आपके बच्चे, आपके जवान जो हैं वो सारे सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट की सड़कें बना रहे हैं, और आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं। तो ये जो लेबर है अपनी, इसी को एंगेज करें पाकिस्तान में। इनसे लेने हैं तो फाइटर जहाज लें, इनसे टेक्नोलॉजी लें, इनसे आपको आईटी की टेक्नोलॉजी की, आपको कंप्यूटर की फैक्ट्रियां लगाएं, आप इंस्टीट्यूशंस बनाएं आईटी के यहाँ पे, बजाय कि आप इन चाइनीज और कोरिया से। आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां ये हैं कि आपके अंदर जो पाकिस्तान में इस वक्त रूलिंग एलीट है, वो सारी बाहर से आई है, बाहर चली जाएगी वापस। वो तो अपने किकबैक लेते हैं डॉलरों में, दुबई और लंदन में लेते हैं, आपको बेचते हो आपकी चीजें। लेकिन ये अगर उनसे लेना था तो कोई ढंग की चीजें ले, और उनसे आगे चलना है तो मुखलसाना उनसे चलें, उनके साथ खिलवाड़ ना करें। इस वक्त चाइना नाराज है आपसे बिल्कुल। और कल को जो आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन के बारे में खास साहब बात करने जा रहे हैं, तो कराची से लेकर कसूर तक जो पाइपलाइन आएगी उसके साथ भी हशर तो आप वही करेंगे जो आप सीपैक पे कर रहे हैं। पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करें, पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ये जो पीका का कानून बनाने की बजाय को करप्शन के बारे में कानून बनाए, मैं कहूंगा करंट एडमिनिस्ट्रेशन को। इस वक्त सहाफत के सहाफियों को छोड़कर करप्शन के पीछे जाए, जिसका नाम ही इंसाफ की तहरीक है। तहरीक इंसाफ जब इंसाफ ही नहीं कर सकी तो फिर क्या करेंगे आप इस वक्त लोग तो मायूस हैं। आप जिस तरीके से रिसेंट आपका पेट्रोल बढ़ा है, जिस तरीके से आपकी बिजली बढ़ रही है, आप तो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। बल्कि मेरी आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से बड़ी तेजी के साथ इस वक्त दुबई और जितने फॉरेन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी से, दे आर मूविंग टुवर्ड्स अफ्रीका। वहां पे अपनी प्लांट लगा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, चीजें लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट फिजिबल। आपकी बिजली पे, आपकी इन चीजों पे इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। पाकिस्तान का जो, और बल्कि मैं आखिर में यही कहूंगा कि जब मैंने शुरू में भी ऐड किया था आपको कि आपके जब पनामा लीक आई थी तो उसमें 4,500 लोगों के नाम थे
सिर्फ नवाज शरीफ साहब को आपने पकड़ के इबरत का निशान बनाया, दूसरे लोगों का नाम भी नहीं किसी को पता। उसके बाद दूसरा आपके पंडोरा बॉक्स खुला है। आज आपके कई वजीर मौजूद हैं जिनके नाम पंडोरा बॉक्स में थे। आज जो स्विस स्कैंडल आया है उसमें हुमायूं अख्तर रहमान साहब का नाम सरे फहरिस्त है, और उस दौर में उन्होंने पैसे वहां पे ट्रांसफर किए जब उनके फादर वाज सर्विंग इन द आर्मी। तो अगर ये आपने कुछ करना है तो ये चीजें करते, अपनी अदलिया का निजाम ठीक करते, इनके बारे में कवानीन बनाए, ऑर्डिनेंस बल्कि करें। आप अगर करना है तो कंस्ट्रक्टिव चीजें करें। आप अपनी पार्टी के फाउंडेशन से हट के चीजें जो चला रहे हैं, इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ा फेल्योर ये है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और नाज़रीन हम चाहेंगे कि आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की तरफ से फीडबैक आता है प्रोग्राम के कंटेंट के हवाले से, साजिद साहब के तज्ज़िये के हवाले से। अगले प्रोग्राम में हम मजीद कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।